नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी विखंडित होने की ऋतु, जिसे लिखा है हुस्न तबस्सुम निहा जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज उसे जेल की सलाखों के पीछे देख अंतर किसी अव्यक्त पीड़ा से रुंध गया। पूरे 9 वर्ष बाद हमारी मुलाकात हुई थी। मुलाकात क्या, कुछ पल आमने सामने रहे। एक मित्र से भेंट करने बनारस आया था। उसी से पता चला आंचल आजकल यहीं की जेल में सजा काट रही है। सुनकर भीतर चींटियां सी रेंग गई। जीवन नाट्य के जिन दृश्यों का पटाक्षेप सदा के लिए हो चुका था, वही दृश्य सांप सीढ़ी की तरह जहन में उतरते चले गए थे। मेरा रोम रोम थर्राने लगा था। क्षण भर को जिस्म सूखे पत्ते सा कांप गया। हंसोड़ राज तो ये बात यूं ही कह गया था और अब पैग पर पैग चढ़ाई जा रहा था, किंतु मेरे भीतर तमाम सुरमई विस्मृत सन्नाटे पंख फड़फड़ाते उठ बैठे थे। पूरे वजूद पर एक निढालपन तारित हो गया था। जो थोड़ा पिया पिलाया था, उसका नशा भी काफुर हो गया था। कहाँ तो मैं वाइन की मस्ती में सोफे पर पड़ा अंगड़ाइयां ले रहा था, कहाँ हाथों के तोते उड़ गए थे। ये क्या कह गया था राज? रोहित, वो तेरी आंचल डॉन आजकल यहीं की जेल में चक्की पीस रही है। कहने को तो वो कह गया, किंतु मैं नींद न आने का बहाना करके उठकर बेडरूम में चला आया था, जो कि उसके घर का गेस्ट रूम था। आकर लेट गया। सामने आंचल ही आंचल नाच रही थी, आंखें बंद। सामने धानी फेरन में सुर्ख चुनरी डाले आंचल, गुलमोहर की छांव, पलाशी मौसम, सेलम को छू छू के बहती हवाओं की स्पर्शिका, हाथों में हाथ लिए दिए बैठे रहना और पूछते रहना कई कई रंगों वाले सवाल। जैसे आंचल थी, तो क्या तुमने सोचा है सावन बनकर आओगे ना? उसकी लंबी चोटी को सहलाता विमोहक मेरा जवाब। बेशक, यदि बरखा बन के तुम मेरी प्रतीक्षा करोगी तो। किंतु अनावश्यक किसी नाजायज आशंका से वह सहम गई थी। रोहित, कोई कोई ऋतुएं हमें विखंडित होने के लिए ही तो आती हैं। हम इन्हें विखंडित होने देंगे तब ना। हम इन्हें हेमंती गहर में भर कर समेट लेंगे तो विखंडित होने के लिए कुछ शेष ही नहीं रह जाएगा। देखना। सच, बिल्कुल सच। मैं सहसा स्वयं ही बोल पड़ता हूँ और आवाज के साथ ही आंखें खोलता हूँ। आंचल की छाया गायब। सच ही कहा था उसने। कई कई ऋतुएं हमारे विखंडित होने के लिए ही आती हैं। जीवन में कितनी बार खंड खंड हुआ हूँ, कितनी बार पता नहीं। वास्तव में विखंडित हुआ कौन? मैं और कौन? मैं मरा हुआ बिस्तर पर पड़ा रहा। जब जागा तो कमरे में धूप का पीलापन दौड़ चुका था। नित्य कर्म से फारिग हुआ, फिर राज को यहाँ वहां की पट्टी पढ़ा के 9:30 तक घर से निकल गया और फिर बस पकड़ी जिला जेल जाने के लिए। रास्ते भर आंखों में आंचल का फूल पत्तियों से लक तक वजूद कितने ही कोणों से लिश्कारे मारता रहा। उसके गोल चेहरे पे फैलते सुबह के रंगों का तिलिस्म अपनी ओर खींचता सा लगता। कितनी सारी उधेड़-बुन में मसरूफ था मैं, स्वप्निल अतीत की उंगली थामे। जाने कब मैं जेल प्रांगण में पहुंचा और जाने किस क्षण वह मेरे सम्मुख खड़ी थी। जिस क्षण उसे देखा, मुझे मेरा अपने आप धिक्कारता सा नजर आया। कितनी ही वाणियों से सृष्टि धिक्कार बैठी मुझे। बेशक स्त्री भी तो एक सृष्टि है, वह भी रचती है, और मैं था सृष्टि हंता। पुरुष रचना तो नहीं कर सकता, किंतु रचनाओं को विखंडित करने में उसका जवाब नहीं। कैसी विडंबना थी! मेरे पापों की सजा वह भुगत रही थी। सताई भी गई थी और दंड भी उसे ही मिला था। किसी ने बताया, इन 8 सालों में पहली बार कोई इस महिला से मिलने आया है। मुझे कुछ चुभ गया जैसे। उसकी माँ तो उसके सजा होते ही चल बसी थी। फिर कौन आता उससे मिलने?
इस निर्मोही संसार में उसका था ही कौन। सलाखों के पीछे पूरे मनोबल के साथ, मनोभावों में अजब दृढ़ता लिए वह रणचंडी सी खड़ी थी। उसके ऐसे विचित्र तेवर देखकर मैं सहम गया। हालांकि शारीरिक रूप से वह काफी कृशकाय हो चुकी थी, किंतु चेहरे पर तेज, ओज वैसे ही था, जैसे उसे उसी रोज की प्रतीक्षा थी। और आज वह अविजित थी, अपनी ही राख से पैदा हुई थी ये फिनिक्स आंचल। बालों में सफेदी दौड़ने लगी थी और श्रांति युक्त होठों पे सयास शाम का उजाला फैल गया, जैसे किसी दूर ग्राम्य झोंपड़ी में संध्या की बातें की गई हो। कुछ गोलमोल बादल उसके चेहरे पर आ जा रहे थे। सतत शून्यता मेरे भीतर उत्पन्न होती जा रही थी। वह मेघमाला मेरे पांवों में पत्थर बांधे मेरी जानब बढ़ती आई थी। मैं स्वयं को संभाले जा रहा था। उसकी क्षीणता मेरे भीतर घुलती जा रही थी। वह निराला जी की कविता मेरे सम्मुख खड़ी थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में उत्कर्ष की आभाएं फूट पड़ी। सचमुच वह विजयी हुई थी जीवन के इस महत्वपूर्ण संघर्ष में। वो संघर्ष जो सदैव नारीत्व और पुरुष अहम के मध्य होता है और जिसमें नारीत्व का ही हनन होता रहा है, उसी का पतन होता है और उसी को हारना पड़ता है। किंतु वह किसी विशिष्ट किस्म की औरत थी, वरना मुझ जैसे अहंकारी पुरुष को यूं जमीन न चटा पाती। दूसरों पर विजय पाने के लिए अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेना नितांत आवश्यक है, और इसी तपस्या में वह खरी उतरी थी। उसने खून किया था अपनी एक एक भावनाओं का, संवेदनाओं का, इच्छाओं का, और विजय पा ली थी संसार की सारी पौरुष मानसिकताओं और विकृत विसंगतियों पर। एक एक पुरुष के अहम को तोड़कर रख दिया था उसने। उसकी विषाक्त मुस्कान गहराती जा रही थी, जो मेरे लिए विष का काम कर रही थी। मैं क्षण क्षण किसी ग्लानि में घुल रहा था, रिस रहा था, रिसता ही जा रहा था। उसने जो सजा 8 वर्षों में भुगती थी, वही दंड मैं क्षण भर में भुगत चुका था। उसने सच कहा था, तुम्हें तो हर दिन मरना है, और हर दिन 100 बार मरना है, रत्ती रत्ती मरना है रोहित। मेरा शरीर प्राणहीन हो गया, पांव लड़खड़ाने लगे। मैंने बढ़कर सलाखें मुट्ठी में भींच ली। किसी घायल पक्षी सा निठाल था मैं। सलाखों पे सिर टिका दिया, आंखें बंद हो गई। मेरा जिस्म थर्राने लगा, किंतु मेरी आशा के अनुरूप कुछ भी ना हुआ। ना तो वह चीखी, ना चिल्लाई, ना बेवफा कहा और ना ही विश्वासघाती। मैंने बड़ी मशक्कत से चेहरा पुनः उठाया और धक से रह गया। आंचल वहां से जा चुकी थी। सामने एक धुंध सी फैल गई। एक किलकारी नुमा चित्कार के साथ मेरे भीतर की पीड़ा बाहर आ गई। रह रह के झुरझुरी दौड़ जाती शरीर में। उन यातना जनित क्षणों के शब्दों में भी एक बार अभिव्यक्त कर पाऊं तो शायद मुक्त हो जाऊं, किंतु नहीं। इन अशिथिल लोहित क्षणों की विरक्तियां कभी भी अभिव्यक्त नहीं पा सकेंगी, और मैं यूं ही भीतर अपने मनोवेगों में रिसता रहूंगा। बहरहाल मैं कातर हो उठा था। निसंदेह वह जा चुकी थी। अब मुझे उसके लौटते कदमों की खाक में से ही अपना जीवन व्यतीत करना था। सहसा मैं चौंक पड़ा। संतरी बता रहा था कि समय बीत चुका है। भारी मन से लौट चला। सही कहती थी वह, कोई कोई ऋतुएं हमारे विखंडित होने के लिए ही आती हैं। इस विखंडित होने में वह अकेली कहाँ रही। भले ही अलग अलग, किंतु जितना वह बिखरी, उससे कहीं ज्यादा मैं। ईश्वर ने मुझे संतान विहीन बनाकर उसका प्रतिशोध ले ही लिया। मेरी पत्नी अर्ध विक्षिप्त होके रह गई, और मैं अल्कोहलिक। अब यही मेरा ठिकाना रहा, और बस मैं सम्मोहित सा आ गया और बिस्तर पर ढेर हो गया। सहसा मैं अपने पूर्व वैभव जनित अतीत के संग एकाकार होने लगा। कितने ही अतीत के टुकड़े आ आके लिपटने लगे। मानस पटल पर एक एक चित्र उभरने लगे, बारी बारी। मेरे पिता का साड़ियों का व्यवसाय था, विशेषतः बनारसी साड़ियों का। कई कई शहरों में हमारे साड़ियों के शोरूम थे। इसी प्रसंग में मेरा बनारस आना जाना लगा रहता था।
हील हवेल कर पढ़ाई किसी तरह पूरी कर मैं पिता के व्यवसाय में लग गया था। माँ मुझे 5वां साल लगते लगते इस संसार से विदा ले चुकी थी। पिताजी के साये ने ही सारे दायित्व निभाए। दौलत की रेलम पेल थी और मैं था पिता का सिर चढ़ा बेटा। पिता के अत्यंत दुलार, प्यार, कुस्वतंत्रता और वैभव के खुले आयामों ने मुझे कई गुना कुप्रवृत्तियों को जन्म दे दिया था। मैं हद दर्जे का घमंडी और स्वच्छंद युवक था, जुनूनी इस कद्र कि क्षण भर में ही इधर की दुनिया उधर कर सकता था। लड़की खोर इस हद तक कि 4 सिरहाने तो 2 पैताने 24 घंटे मौजूद मिलती। कॉलेज स्कूल के ही दिनों से दिल फेंकू। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते ये प्रवृत्ति सिर चढ़कर बोलने लगी। लड़कियां मेरी लच्छेदार बातों में चकर घिन्नी बन के घूमती रहती। इस परिप्रेक्ष्य में मेरे कॉलेज की लड़कियों में भी 2 गुट बन गए थे। एक वो जिन पर हमेशा मेरी कृपा दृष्टि रहती थी और दूसरा वो जिन्हें मैं पास तक फटकने नहीं देता था और वे मेरी आगोश में समा जाने के सपने बुनती भर रह जाती थी। इस मामले में मैं चूजी तो नहीं पर चंट और तिकड़मी जरूर था। मैं हमेशा निचली बस्तियों से आई मध्यम, निम्न या निम्न वर्गीय लड़कियों पर ही हाथ साफ करता था। किंतु मैंने कहा था ना, आंचल आंचल तो किसी और ही किस्म की औरत थी। मुझे याद आ रहा है जब पहली और अंतिम बार उसने मेरी वैभव में डूबी कोठी में प्रवेश किया था, एक पुलकते अबोध के साथ। वह मेरे सामने खड़ी निरंतर गिड़गिड़ाए जा रही थी। रोहित, तुम इतने पाषाण हृदय कैसे हो गए हो? देखो ना, ये तुम्हारा बच्चा है। मेरा बच्चा? हमारा बच्चा? हमारा अपना बच्चा? क्या तुम इसे बाप का नाम नहीं दोगे? क्या तुम चाहोगे मैं कलंकिनी कही जाऊं, ये अबोध समाज का पाप कहा जाए? बेशक वह मेरा ही बच्चा था, मेरा ही खून था, और आंचल बुरी तरह से छली गई थी, मेरे ही द्वारा। काश वह मुझ में मौजूद उस असुर को पहचान पाती तो शायद आज इस दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीने से बच जाती। किंतु उसे मैंने इसका अवसर ही कहाँ दिया था। विधवा माँ की इकलौती बेटी कहाँ तक इस दुरूह और असुरक्षा की स्थिति को झेलती। इस भीड़ भड़कम मुक्त संसार में मेरा रम्य सानिध्य और संबल पाकर बहुत राहत महसूस की थी उसने। मुझ दुराचारी और व्यभिचारी को देवता समझ बैठी थी वह, और मैं था एक नंबर का लंपट। वह भी क्या करती, केवल 2 ही तो कलाएं थी मुझ में। एक लड़की को विश्वास में लेकर उसकी मनोरम संवेदनाओं को किसी रेशमी बाहुपाश में जकड़ लेना। दूसरा, अपना काम निकाल लेने के बाद उनके भ्रम को छलनी छलनी कर डालना, और ज्यादा हो तो दौलत से उनका मुंह बंद कर देना। किंतु आंचल मेरी सोच से कहीं आगे निकली थी। मैंने लाखों रुपए ले देकर उसका मुंह बंद करना चाहा, और उसने तो मुझे करोड़ों के बीच मुझे ही नंगा कर दिया। वह बच्चे को लेकर मेरी ड्योढ़ी तक आ पहुंची थी, और वह आंचल ही थी जिसने मेरी कोठी की ओर रुख करने का साहस किया था। उसका ये साहस देखकर मैं दंग रह गया था। गुस्से में पागल मैं दहाड़ पड़ा था। आंचल, तुम्हें कोठी में घुसने किसने दिया? रोहित, ये पूछो मुझे रोकने का साहस किसमें है? वह दृढ़ निर्भीकता से बोली तो मैं भी स्तब्ध रह गया। ये डरपोक आंचल इतनी साहसी कैसे हो गई? मैं फिर गरजा, क्यों आई हो यहाँ? तुम्हारी शराफत आंख में, उसने बिल्कुल सपाट लहजे में कहा। तुमसे किसने कह दिया कि मैं शरीफ हूँ? मैं कुटिल मुस्कान लिए बोला। तुम्हारे व्यक्तित्व के उत्कर्ष ने रोहत, चारों ओर एक उड़ती हुई दृष्टि डालती वह बोली, तुम जैसे झूठे मान सम्मान का मुखौटा ओढ़ने वाले अपने चेहरों पे ना सही, पर अपनी दीवारों पे कालिख पुतवाने से जरूर भय खाते हैं। उसने दबे स्वर में धमकी दी, और उसकी धमकी से मैं बिफर गया। और तुम उसी भय को हथियार बनाकर इस कोठी में बसने के सपने देखने लगी हो? अपनी चीथड़ों और पैबंद से रची बनी दुनिया को कैसे भूल गई? कैसे विश्वास कर लिया कि ये कोठी तुम्हारी हो सकती है? एक धनी व्यापारी के घर की बहू बनने का सपना भला कौन लड़की नहीं देखेगी? एक समाज सुधारक, विद्वान और संत स्वरूप व्यक्ति के बेटे पर कौन लड़की आसक्त नहीं होगी, उस पर भरोसा नहीं करेगी? वैसे तुम भूल रहे हो रोहित कि इन चीथड़ों में सेंध हमेशा कोठी वाले ने ही लगाई है, क्योंकि कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है,
कोठियों की आबो हवा में केवल और केवल कैक्टस ही उगता है, और तुम इसी कैक्टस की झाड़ियों में आश्रय ढूंढने के लिए यहाँ तक चली आई। आश्रय नहीं, अधिकार। अधिकार कहो। कांटों के बीच पूरे अधिकार के साथ खिल पड़ने का मर्म तुम नहीं समझोगे रोहित। इंटरेस्टिंग। वैसे कहना क्या चाहती हो तुम आंचल? मैंने तीखी नजरों से उसे देखा और उसने अपनी मुग्ध दृष्टि से मुझ पर प्रहार किया। इसे अपना लो। एकदम कठोर और तटस्थ स्वर। उसकी इस ढिठाई, शक्ति और साहस पर मैं चकित था। भीतर ही भीतर सुलग रहा था। जी चाहा खींच कर थप्पड़ रसीद करूं। बड़ी आई अधिकार वाली। ये डब्बे खोलियों वाली भी ना। जरा सा मुंह क्या लगा लो, मर्द को अपनी जागीर समझने लगती है। अगर ऐसे ही मैं सैंपल बटोरता घूमता तो अब तक बच्चों की फौज लिए फिरता। हम्म, ये लड़कियां भी ना पूरी की पूरी उल्लू होती हैं। क्षणिक उन्माद को जीवन भर का रोग बना लेती हैं। अरे कोई भी सिस्टम अपना लेना चाहिए था। सरकार ने तमाम सहूलतें मुहैया करवाई है, मगर नहीं, वो तो माँ बनके ही रहेंगी। मूर्खता खुद करेंगी, फिर अधिकार बघारने चली आएंगी। नाली के कीड़ों का महलों में रेंगना कभी शोभा दिया है क्या? अधिकार न हुआ, लोटी का टुकड़ा हो गया। जब देखो मांगने चले आए। मैं सोफे पर लंबा होते हुए बोला, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसने बच्चे की तरफ इशारा किया। मुझ में अराजकता और हेठीपन पूरी तरह व्याप्त था। आंचल के होंठ बिंच गए। गहरा निश्वास छोड़ती हुई बोली, जरूरत तो मुझे भी नहीं है इसकी रोहित। तो मैं आशंकित सा चौंका। इसे अपना लो, बच्चे को इंगित करती बोली। उसने अपनी जिद दोहराई तो मैं तिल मिला गया। आंखों में संदेह घनीभूत होने लगे। बेचैन मन एकदम से सजग हो उठा। आंचल के मस्तिष्क शायद दूने वेग से चलने लगा था। उसके चेहरे पर एक भयावह तटस्थता उतर आई। मैं देख रहा था कि एक औरत माँ बनकर कैसी मजबूत और परिपक्व हो जाती है, और उतनी ही मात्रा में उद्दंड भी। वो छुई मुई सी घोंचू दब्बू आंचल आज कैसी आंधी तूफान जैसी उमड़ घुमड़ रही थी। मैं तो दंग रह गया। उसके एक एक जुमले पर बगले झांकने लगा। उसका चेहरा अजब गजब रंग बदल रहा था। आंखों के भाव स्पष्ट नजर नहीं आ रहे थे। होठ थर्रा रहे थे। फिर भी मैं संभलता हुआ बोला, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मेरी प्रेस्टीज का ख्याल रखना चाहिए था। तुम क्या हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहती हो? सोफे पर ही करवटें बदलता हुआ मैं बोला। उसे धक्का सा लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सारे लफ्ज मानो गले में ही अटक गए। आंखों में नितांत खालीपन भर आया। मैं प्रयास कर रहा था उसके चेहरे पर दौड़ती लहरों को पढ़ने का, उसके भीतर से उठते हुए धुएं में कुछ तलाशने का। मैं सोच ही रहा था कि वह आगे बढ़ी। अगर तुम्हारी प्रेस्टीज का ख्याल करूंगी तो इसकी प्रेस्टीज का क्या करूं? कहते हुए उसने बच्चे को सामने पड़ी टेबल पर लिटा दिया। उसकी ये ढिठाई देखकर मैं चक्कर खा गया। तन बदन में आग लग गई। आंखों में खून उतर आया। दन से उठा, अलमारी से रिवॉल्वर निकाली, खींच कर उसकी ओर तान दिया। मैं कहता हूं उठाए इसे। दहाड़ पड़ा। पूरा बदन मेरा गुस्से से कांप रहा था। बेकाबू होता हुआ चीख रहा था, आंचल उठाओ इसे, वरना एक एक गोली तुम्हारे भीतर उतार दूंगा। अब सिहरने की बारी उसकी थी। चेहरा फक, आंखों में बादल मंडराने लगे। कोमल शरीर बेल की तरह कांपने लगा। सारी हेठी हवा हो गई। एकदम मरियल भीगी बिल्ली सहमी सिमटी। हालांकि क्षण भर को उसे लेकर मेरे मन में एक दया की धारा रेंग गई थी। उसकी इस निरीहता ने कहीं ना कहीं मुझे हॉन्ट जरूर किया था। मन के कयास में एक सहानुभूति या दया का भाव जरूर जगा था। उस एक क्षण को मैंने खुद ही घिनाया था। अपनी ही छत के नीचे एक अबला पर बंदूक ताने खड़ा था। प्रेम के मनोहारी क्षितिज पर मैं खंजर लिए खड़ा था। अगर वह मुझे कायर कहती है तो क्या बुरा कह रही है। वह निष्कलुष और बेबस सी खड़ी थी। बेशक एक क्षण के लिए मैं भी भीग गया था, किंतु नहीं, मेरी जरा सी भी दया उसके भीतर दबी चिंगारी को हवा दे सकती है। मेरी जरा सी भी कमजोरी मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। उसका दबा हुआ विद्रोह जाग उठा तो? नहीं नहीं, मैं अति संवेदनशीलता में अपना ही गला स्वयं नहीं काट सकता। भावुकता जी का जंजाल नहीं बन सकती थी।
फिर मेरे लिए कोई रेयरर केस तो था नहीं। मैं अपनी संवेदनाएं दबा ले गया। प्रतीत हुआ वह एकदम से हार चुकी है या हरा दी गई है। लगा ढह जाएगी। मैं पुनः रिलैक्स होते हुए रिवॉल्वर टेबल पर रखकर सोफे पर पड़ गया। आंचल भी शायद संभलने का प्रयास कर रही थी। मुझे लगा एक कातर निगाह से उसने मुझे देखा। ऐसा लगा ऐन बरखा में ही किसी हरियाली वृक्ष को जड़ समेत उखाड़कर फेंक दिया गया हो। मैं अपनी मनोवृत्ति के चलते विवश था। भावावेश में कोई भावुक कदम उठाकर भयंकर भूल नहीं करना चाह रहा था। भावनाओं का अतिक्रमण हालांकि जीवन भर करता रहा था, किंतु भावावेश में बहना नहीं सीख पाया। बहरहाल उसकी निर्दोष भावनाओं और बेलगाम समर्पण का मान भर रखने के लिए केवल इतना ही झुका। मेरा अंतिम निर्णय यही है आंचल, तुम इसे लो और यहाँ से चली जाओ। मैं तुम दोनों का हर महीने खर्च भिजवाता रहूंगा। शर्त यह है कि तुम इस राज को राज ही रहने दोगी। आगे तुम्हारी मर्जी। मैंने एक शगुफा छोड़ा। एकाएक क्या हुआ, जैसे उसके मुखमंडल पर उजास फैल गया। आंखें दमक उठी, गहरी सांसें खींची, मानो प्रारब्ध पर ही सब कुछ छोड़ निश्चिंत होने का प्रयास कर रही हो। स्वयं को भरसक संभालती हुई कंपित भाव से आगे बढ़ी। ठीक है, कहती हुई वह बच्चे की तरफ बढ़ी। मुझे संतोष हुआ कि रिवॉल्वर वाला केस सफल रहा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आंखें मूंद के इत्मीनान की सांस लेते हुए सोफे पर पड़े पड़े मैंने भरपूर अंगड़ाई ली। मेरा मन खुशी में झूम रहा था, जैसे कोई जंग फतेह कर ली थी। चेहरा हल्की मुस्कान से महक गया। मैं बस जीत ही गया था, किंतु अगले ही क्षण झटके से उछल पड़ा। बच्चा नहीं, वह तो रिवॉल्वर उठाने उठी थी। पलक झपकते ही उसने मुझ पर रिवॉल्वर तान दी। मैं बौखला गया। आंचल, मुझे मारोगी? नहीं रोहित, इतनी आसानी से तो भले लोग मरते हैं। तुम्हें तो रोज मरना है। हर रोज दिन में 100 बार मरना है। रत्ती रत्ती मरना है। मैं बुरी तरह कांप रहा था। मेरी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई थी। वह चिल्लाई, रोहित, इस नामुराद की जरूरत ना तुम्हें है ना मुझे। और जिस चीज की जरूरत किसी को ना हो उसे खत्म ही कर देना चाहिए। उसका संकेत बच्चे की तरफ था। उसकी मंशा से मैं कांप गया। अमेरिका में एक कहावत है, मोहब्बत में नाकाम औरत के इंतकाम से तो शैतान भी डरता है। आंचल में वही औरत उतर आई थी। कुछ भी कर गुजरने को उतारो। मैं साहस करके बोला, आंचल, ये तुम्हारा बच्चा है। वह फट पड़ी। बच्चा होगा तेरे लिए, मेरे लिए तो अभिशाप है, कलंक है। तुम राक्षस लोग लड़कियों को छलने में माहिर होते हो, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल मत लगाना कि मुझ जैसी लड़कियां तुम राक्षसों के छलावों को उम्र भर ढोएंगी। मिस्टर रोहित, तुमने मुझे छला है और मैं तुम्हारे इस छलावे का खून करूंगी। उसकी आंखों से वाकई खून टपक रहा था। मैं बुरी तरह थर्रा रहा था। मैंने पुनः साहस किया, आंचल, तुम्हारे सीने में माँ का दिल है। पर मैं अपनी बात पूरी ना कर सका। शट अप। वह चीख रही थी। इसी कोमल हृदय के हाथों औरतें छली जाती रही हैं आज तक। सृष्टि ने हमें माँ का दिल दिया है और इसी दिल ने हमें तिल तिल मरने को और जीने को मजबूर किया है। मगर रोहित, मैं अपने दिल से ये सारे ममता का कण कण निकाल चुकी हूँ। मैं खून कर चुकी हूँ अपने हृदय का, अपने वात्सल्य का, अपने मातृत्व का। अब मुझे केवल तुम्हारी चिंता है। वो घायल शेरनी सी उबल रही थी और मैं बौखलाया सा सोच रहा था कि ये क्या हो गया। पासा ही पलट गया। मैंने उसका ध्यान तोड़ने के लिए हल्की सी हरकत की और उसी क्षण एक झन्नाती गोली मेरा दायां पैर चीर गई। हमेशा साथ भरी बंदूक रखने की हनक आज मेरे ही खिलाफ काम कर गई। मैं दर्द के मारे चीख कर सोफे पर लुढ़क गया, किंतु दूसरे ही क्षण संभलते संभलते दायां हाथ फुर्ती से बच्चे की तरफ बढ़ाया, किंतु छू भी नहीं पाया था कि हॉल एक हृदय विदारक चीख से गूंज गया। दीवारें कराह उठी, सृष्टि तड़प उठी। वो मेरी अपनी ही चीख थी जो रिवॉल्वर की आवाज और आंचल की दहाड़ के साथ और भी भयावह हो उठी थी। बच्चा खून से लथपथ पड़ा था। आंचल गिरकर बेहोश हो गई थी। रिवॉल्वर दूर जा गिरा था। कोई कोई ऋतुएं हमारे विखंडित होने के लिए ही आती हैं। इसका मर्म उस दिन समझ में आया। तब से आज तक विखंडित ही होता रहा हूँ।
ईश्वर ने मुझे संतान सुख से वंचित रखा और पत्नी इसी दुख में अर्धविक्षिप्त हो गई और मैं एल्कोहलिक। बहरहाल मैं कांपते, कहराते और लंगड़ाते हुए फोन की तरफ बढ़ गया और डायल करने लगा 100। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।